नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव का। जैसे में विधानसभा चुनाव की तैयारी है महाराष्ट्र में, और मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है कि दिवाली के बाद जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी चुनाव आयोग जो है अक्टूबर महीने से आचार संहिता लगा देगी, इसमें दो राय नहीं। तो कुछ सवालों के साथ फिर रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ में है अवधूत वाघ जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य प्रवक्ता हैं। हम इनसे कुछ सवालों के साथ में हाजिर हैं। इस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो चर्चा चल रही है वो अजित पवार को लेकर चल रही है कि अजित पवार के मन में क्या चल रहा है। क्या अजित पवार सही में महायुति में रहेंगे या पवार साहब का कोई गेम है इसके पीछे। बहुत सारी चर्चाएं हैं, जितनी मुँह उतनी बातें हो रही है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सुर्खियों में अजित पवार तो हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा अवधूत जी से ही है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्य प्रवक्ता, कि अजित पवार को लेने के बाद जिस तरह स्थिति बनी यहाँ पर और उसका रिजल्ट जो खास तो नहीं देखा गया लोकसभा में, तो विधानसभा में क्या हो सकता है। क्योंकि अजित पवार तो होता है कि महायुति में रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं है। खैर, हम पहले सवाल इसी पे जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। धन्यवाद हमारे चैनल में आपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजित पवार का जो सवाल है सर, ये बहुत काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय इस समय है कि अजित दादा जो है कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनको सत्ता जहाँ पर रहेगी वहाँ पर जाएंगे। अब सवाल यह है कि अजित पवार लेने के बाद जो यहाँ पर असमंजस स्थिति है, बीजेपी में कुछ बगावतें भी देखने को मिल सकती है, सीट बंटवारे को लेकर समस्या हो सकती है। क्योंकि अब एक रोटी में तीन भाग हो जाएंगे। अब पहले दो भाग था, अब तीन भाग हो जाएंगे। लेकिन उसको लेकर जो है अब पलायन की स्थिति जो बनती जा रही है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। आप क्या मानते हैं इसको? आपने एक मुद्दा उठाया और आपने अजित दादा के ऊपर एक आरोप लगाया कि अजित दादा जहां सत्ता है वहां जाते हैं। बिल्कुल, ये देखा है हमने ना, अभी आपने देखा होगा। नहीं, आपने नहीं देखा जी। इसका कारण आज तक अजित दादा कहाँ थे? आज तक अजित दादा शरद पवार के साथ थे। बिल्कुल। तो जहां शरद पवार जाते थे उनके साथ अजित दादा जाते थे, और शरद पवार वहां जाते थे जहां सत्ता है। नहीं, 2019 में आपने देखा कि 2 दिन जो सरकार बनी उसमें पवार साहब नहीं थे, लेकिन अजित दादा थे। अजित दादा जब शरद पवार जी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, तो आप ये मानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो झाड़ है उसका पत्ता भी शरद पवार के सम्मति के बिना हिलता है? नहीं हिलता। तो शरद पवार जी का ही आग्रह था और उनका ही मानना था कि अजित दादा ने करना चाहिए। उसके बाद में 2 दिन में उन्होंने क्यों वो 90 डिग्री टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न लिया, उसके बारे में सब जन ने बोलकर हुआ है। तो मैं अभी क्या बताऊं। बिल्कुल। लेकिन आप यदि देखें, शरद जी का इतिहास देखेंगे तो 1977 में जब जनता पार्टी महाराष्ट्र में राज्य में वसंतदादा पाटिल राज्य में आए और उधर शरद पवार उनके मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 2 बरस में अपना कांग्रेस का सरकार गिराकर पुनः स्थापन किया। उसके बाद में 1986 में वापिस वो कांग्रेस में आ गए। जब राजीव गांधी पंतप्रधान थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, लगातार जो थे सत्ता पे थे। देखो 1999 से 2004 तक जब सेंटर में अटल बिहारी की सत्ता थी, तब भी उन्होंने आपातकालीन समिति का अध्यक्ष पद, एक कैबिनेट दर्जे का पद होता है, वो लिया और वो सत्ता पे रहे। तो हारने दो या जीतने दो, शरद पवार हमेशा सत्ता में बना करते थे। इसके लिए अजित दादा को उधर जाना पड़ता था। अजित दादा ने कभी पार्टी छोड़कर सत्ता हासिल किया, ऐसी कभी बात नहीं हुई। 2014 में भी देखिए, 2014 से 2019 अजित दादा कहाँ थे? सत्तारूढ़ पक्ष में थोड़े ही थे, अपोजिशन में थे ना। अपोजिशन में थे। तो ऐसा बोलना गलत है। और वो मुझे लगता है कि प्रयास तो उन्होंने तब भी किया था कि आप शिवसेना को मत लीजिए, हम 2014 में आपका जो कुछ सीटें कम है बाहर से पाठिंबा देंगे। 2014 अजित दादा ने नहीं, वो शरद पवार ने किया था। पवार साहब। तो आप पवार साहब के बारे में यदि बोलते हैं कि पवार साहब हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं। लेकिन अजित दादा के ऊपर ऐसा आरोप करना आज के तारीख में ठीक है, आगे आगे होता है क्या वो देखेंगे, उसके बारे में करेंगे। लेकिन आज नया पार्टी चालू उन्होंने जो है, पार्टी का अध्यक्ष बने अभी 1 बरस, उसके बाद क्या होता है अपने को देखिए। लेकिन अजित दादा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि अजित दादा आए महायुति में, इसके लिए जो है बीजेपी का काफी नुकसान हो गया और आगे और नुकसान होगा। लोकसभा में नुकसान जो हुआ वो अजित दादा के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब विधानसभा में जो नुकसान होगा वो भी उनके ऊपर फोड़ा जाएगा। मतलब कि बीजेपी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, कहीं ना कहीं
अजीत दादा को लेके गलती की, ऐसा आपको लगता नहीं? चर्चा तो जो हो रही खूब। भारतीय जनता पार्टी में कोई असंदिग्धता नहीं है जी भारतीय जनता पार्टी ने अजीत दादा के साथ आज नहीं 5 बरस पहले 4.5 बरस पहले युति की थी। आपको मालूम है 2 दिन की सरकार भी बनाई थी। तो उसके बाद वो हमारा जो प्रयत्न था नाकामयाब रहा, वो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसी संधि मिलते हैं अजीत दादा को सत्ता में लिया। अजीत दादा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत प्रभावी मराठा नेता है। तो उनको लेके यदि हम हमारी पार्टी हमारा जनाधार बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें गैर नहीं है। जो लोग हमारे साथ आना चाहते, हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा को जो सहायता लोग देते हैं, जैसे कि नीतीश बाबू ने दिया, जैसे कि नायडू साहब ने दिया, तो जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं वो सभी का स्वागत है। स्वागत तो कह रहे हैं, लेकिन जो इस तरह से लोकसभा का रिजल्ट देखा आपने कि आज बीजेपी कहाँ 22 सीट से 9 सीट पे पहुंच गई। आखिर में जब अजीत दादा आए, शिंदे साहब को लिया, चलो ठीक सत्ता बनाना था, शिंदे साहब को लिया और सरकार बन गई, और जिन्होंने धोखा दिया था वो बाहर हो गए। लेकिन सवाल ये उठता कि अजीत जब सरकार चल रही थी और उस बीच में अजीत दादा को लिया गया, तो परिणाम लोकसभा में पॉजिटिव क्यों नहीं आया? क्यों बीजेपी खिलाफ गई पूरा? देखो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप अजीत दादा के बारे में जब कहते थे, अजीत दादा को कितनी सीटें मिली? तो 5 सीटें मिली। उसमें से 4 तो उन्होंने अपने सिंबल पे लड़ाई और 1 सीट तो शिटी को दी, जो अपने जानकर साहब को दी। तो जानकर साहब तो अजीत दादा के आदमी नहीं थे ना, तो उनके कोटे से दिया, तो जानकर साहब हार गए। अभी बारामती देखो, बारामती तो शरद पवार जी का गढ़ है। उनकी लड़की 2004 से उधर से जीत के आती है। उधर अपने वाइफ को खड़ा करके एक बहादुरी दिखाने का काम अजीत दादा ने किया। हारा तो क्या हुआ, लेकिन लड़ा तो, और ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्होंने लड़े। बाकी जो 2 सीटें हैं, वो दोनों सीटों में, जैसे कि एक सीट में हमारे पद्म सिंह पाटिल जो डॉटर इन लॉ है राजश्री पाटिल, उनको टिकट दिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी के है, भारतीय जनता पार्टी की एक औरत थी, उनको बाजू के सीट में उन्होंने लड़ाया, सिंबल देके, अपना सिंबल देके। उसी प्रकार से एक शिवसेना का हिंगोली के जो खासदार थे, उनकी औरत को लेके उन्होंने दूसरी जगह लड़ाया। तो सिर्फ उन्होंने एक ही सीट अपने चॉइस से लड़ी, वो है कोकण की, रायगढ़ की, जहां सुनील तटकरे जीत के आए। और श्यामगिरी जी, मैं आपको एक बताता हूं, आप पत्रकार है, आप देखिए, बहुत सारे सिटिंग एमपी हार गए और जो जीते ना जी, उनका मार्जिन बहुत कम हो गया। सुनील तटकरे एकमेव अजीत दादा के खासदार है पूरे महाराष्ट्र में। उन्होंने अपनी सीट तो बचाई ली, लेकिन वो अपना मार्जिन भी बढ़ाया। एकमेव ऐसे खासदार है कि जिन्होंने अपना मार्जिन बढ़ाया। बाकी जो खासदार वापिस लेकिन सर, सीट की बात अगर आप कर रहे हैं, तो जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से अजीत दादा ने 40 आमदार लेके बाहर निकले और महायुति में आए, तो पवार साहब ने, सर, उसका रिजल्ट यह है कि पवार साहब जो है 10 सीट में से 8 सीट जीत के आए और बीजेपी को पूरी तरह से उन्होंने ये किया, पराजित किया। देखिए, ऐसा है कि एक इलेक्शन, और ऐसा लग रहा था कि पवार साहब का खाता ही नहीं खुलेगा, जो परिस्थिति बनी थी, जिस तरह सर्वे चल रहे थे, जिस तरह से बाकी चीजें चल रही थी। एक इलेक्शन से हमने किसी भी राजनीति का निष्कर्ष निकालना मुझे उचित नहीं लगता। शरद पवार जी ने आज तक इतनी इलेक्शन लड़ी, ही इज हाईली ओवररेटेड पॉलिटिशियन, मैं कहता हूं, क्योंकि उन्होंने पुलोदा चालू किया 1978 में, उसको आज 46 बरस हो गए। तो 46 बरस से वो अपना पार्टी स्थापन करके हो गया, वापिस कांग्रेस में गए। ये 46 बरस के इतिहास में शरद पवार ने अपने पार्टी के बलबूते पे कभी 70 एमएलए जीता के नहीं लाया। 2004 में एक 71 आए थे बस, वो छोड़कर। अपने बलबूते पे कभी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपने बलबूते पे कभी राज्य नहीं किया, और कभी भारतीय जनता पार्टी को पाठिंबा दिया, कभी शिवसेना को पाठिंबा दिया, कभी कांग्रेस को पाठिंबा दिया। तो रिलायबिलिटी शरद पवार की नहीं है, लेकिन मीडिया ने उनको इतना बड़ा बना दिया है, सो ही इज सपोज टू बी द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टालवर्ट ऑफ इंडिया, जो कभी अपने ताकत पे मुख्यमंत्री नहीं बना। आंध्र प्रदेश में रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी चालू की, 3 महीने में तो मुख्यमंत्री बने। अरे कल आया हुआ वो अरविंद केजरीवाल, जैसे आए 2 बरस में दिल्ली, 1 दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे दिल्ली जीती उन्होंने, जीती कि नहीं, और वो भी 68 आउट ऑफ 70। उसे तो ममता बनर्जी भी तीसरी बार जीती। ममता, अरे कितने नाम है, बिजू पटनायक है, एक तो आपका
स्टालिन है, करुणानिधि है, जयललिता यानी आप है। कह रहे हैं कि पवार साहब के अंदर दम नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ दम नहीं है, दम है, लेकिन जो जितना आप दिखाते हैं ना उतना नहीं है। उतना रहता था तो उन्होंने हमेशा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप क्यों एक्सेप्ट की? व्हाई ही ऑलवेज रिमेन नंबर 2 पार्टनर इन एनी अलायंस? नंबर 1 तो कभी बने नहीं। अभी जो हुआ तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी हुई सरकार में शरद पवार की टीम नंबर 2 और नंबर 3 थी। उसके पहले भी 2000 मुझे लगता है 1999 से 2014 तक जो 3 इलेक्शंस हुए, तीन ही इलेक्शन में मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कांग्रेस का था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर एक ऑलवेज नंबर 2 पे थी। शरद पवार जी कभी बने? आप बताओ ना मेरे को कि शरद पवार जी हैज लीड द स्टेट। कभी नहीं। शरद पवार जी की पार्टी ने कभी महाराष्ट्र पे रूल नहीं किया, ये बात सच है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अजीत दादा आने के बाद जो इफेक्ट दिखने वाला है वो आपको विधानसभा में दिखेगा। लोकसभा का इलेक्शन एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट बार बार नहीं होते। जो एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण से हुआ है वो कारण हमें ज्ञात है। उसके ऊपर जो जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो हमने कर ली है। और हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अजीत दादा के साथ, शिंदे साहब के साथ, देवेंद्र जी के नेतृत्व में और हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब बाहर आकर काम करेगी, हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गिरी साहब रिजल्ट देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब सीएम चेहरे को लेकर भी लड़ाई चल रही है। शिंदे साहब सीएम का चेहरा लड़के चुनाव मैदान में है, तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हैं आप? फडणवीस जी पहले ही बोल चुके हैं कि लोग हमको देखना चाहते हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि फडणवीस जी का क्या होगा और शिंदे साहब का क्या होगा? सीएम चेहरा क्या होगा? ये 3 का जवाब एक साथ चाहिए। पहली बात है कि ये विधानसभा का जो इलेक्शन है जी। तो महायुति एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री है। वो तो डिक्लेयर हो चुका है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो खाली नहीं है जी। अभी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है। जनता जिसको जिता के देगी, जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। श्यामगिरी साहब, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, कोई भी मुख्यमंत्री किसी को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास नहीं कर रही है। लोगों को न्याय देने के लिए, अच्छा राज्य स्थापित करने के लिए और हमारा ये जो सिद्धांत है वो इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के लिए जो चेहरा उचित रहेगा वो राइट टाइम पे आपके सामने आएगा। फडणवीस जी के बारे में भी चर्चा है कि उनको राजधानी एक्सप्रेस से जो है दिल्ली भेजा जाएगा, वहाँ पर दिल्ली की राजनीति करेंगे। यहाँ पर जो है नए चेहरे आएंगे, महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा चुनाव के बाद। इसको क्या देख रहे हैं आप? देखो, देवेंद्र फडणवीस जी संघ के स्वयंसेवक है जी। उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करते करते वो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर आज महाराष्ट्र के नेता और मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं। वो पार्टी के निष्ठावंत कार्यकर्ता है। पार्टी जो जवाबदारी देगी वो प्रणाम मानकर आगे जाने वाले कार्यकर्ता है। पार्टी ने उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। महाराष्ट्र के उन्होंने बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, 5 बरस मुख्यमंत्री। श्यामगिरी जी वसंतराव नाईक के बाद जी सलग 5 बरस मुख्यमंत्री रहने वाले एक पहले मुख्यमंत्री है। शरद पवार जी 4 दफे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, चारों दफा उन्होंने अपनी पूरी टर्म कंप्लीट नहीं की। लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री है कि शिवसेना के साथ रहकर एक अलायंस पार्टनर होने के बाद युति सरकार 5 बरस चलाई। और जब पार्टी ने बोला आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ, वो उप मुख्यमंत्री भी बनने के लिए तैयार हो गए। और रही बात है दिल्ली में जाने की, मुझे लगता है सालों साल हो गए कि देवेंद्र जी कभी ट्रेन से गए नहीं, फ्लाइट से जाते हैं और काम करके आते हैं। हमारा तो हेड ऑफिस है दिल्ली में, हमारे तो हाई कमांड दिल्ली में रहती है। मिलना होता है, आना होता है, जाना होता है। महाराष्ट्र की बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनका समाधान करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। उस बारे में हमेशा दिल्ली जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन पार्टी जो बोलेगी वही देवेंद्र जी करेंगे। आज तक पार्टी ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसके लिए देवेंद्र जी महाराष्ट्र में ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। देवेंद्र जी के साथ साथ एक नाम और भी सामने आ रहा है कि अगर जो स्थिति बन रही है यहाँ पर, नेगेटिव फैलाई जा रही है बीजेपी को, तो उसमें एक नया चेहरा, मतलब नया चेहरा नहीं कह सकते, नितिन गडकरी जी का नाम लिया जा रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो महाराष्ट्र का कुछ रिजल्ट अलग ही होगा। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, क्योंकि चर्चा में तो है नितिन गडकरी जी।
पहली बात ऐसी है ना श्याम जी कि राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना उचित है जी वो पार्टी लेगी। नाम नितिन जी है, नाम देवेंद्र जी है कि और कोई है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम व्यक्ति निरपेक्ष राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग चेहरे के ऊपर, फैमिली के ऊपर, नाम के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते कि जैसे मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश है जी करुणानिधि के बाद स्टालिन है, इंदिरा जी के बाद राजीव जी और है। तो हम व्यक्तिनिष्ठ राजनीति करना ही नहीं चाहते हैं। यानी हम ये देखेंगे आगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, जिस तरह छत्तीसगढ़, जिस तरह से राजस्थान में जो है अचानक कोई नया चेहरा आ गया, उस तरह वो स्थिति में महाराष्ट्र देख रहे हैं क्या? आप देखिए ना, देवेंद्र जी भी एक अचानक चेहरा थे ना। जी बिल्कुल, 2014 में देवेंद्र जी अचानक चेहरा थे। वो टाइम भी आप देखिए, वो टाइम भी आप देखो कि एकनाथ खड़से जी थे, वो टाइम विनोद तावड़े जी थे, सुधीर मुनगंटीवार जी थे, ऐसे बहुत सारे सीनियर लोग थे सब। हाँ, पंकजा मुंडे थी, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि गोपीनाथ मुंडे जी का नाम इतना बड़ा था और शायद यदि मुंडे जी वो टाइम चले ना जाते तो शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वही बनते थे। तो उनके बाद पंकजा मुंडे का नाम था। तो पार्टी ने सब देखकर भी एक वो टाइम 10 बरस पहले की बात आप सोचो 10 बरस पहले देवेंद्र जी की उम्र क्या थी? उस यंग आदमी को महाराष्ट्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बड़े स्टेट का उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, तो पार्टी ऐसे निर्णय लेती है और पार्टी निर्णय ले सकती है, नहीं ले सकती है उसके ऊपर नहीं। उस स्थिति में जो देश के लिए, राज्य के लिए, लोगों के लिए, पार्टी के लिए जो योग्य होगा वो करने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं। हम व्यक्तिनिष्ठ है ही नहीं ना। देवेंद्र जी खुद एक व्यक्तिनिष्ठ है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। देवेंद्र जी ये देश की, ये राष्ट्र की, ये समाज की सेवा करने के लिए पैदा हुए। यानी 3 चेहरा जैसे विनोद तावड़े, नितिन गडकरी और फडणवीस जी है, इन तीनों को नजरअंदाज किया जाता है महाराष्ट्र के आगामी चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा लगता है आपको कोई नया चेहरा कोई निकलेगा? कोई, मैंने आपको कहा कि पहले मैं बता रहा हूं कि हम चेहरे की राजनीति करते नहीं। चेहरा आना चाहिए, इसके लिए आता है, इस सिस्टम का एक भाग है। मुख्यमंत्री बनना एक सिस्टम का भाग है। जैसे कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनना सिस्टम का भाग है, जिला अध्यक्ष बनना सिस्टम का भाग है। तो इस सिस्टम का भाग बनने के लिए मुख्यमंत्री के लिए चेहरा चाहिए। लेकिन हम राजनीति इसके लिए करते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है और हम जो चाहते हैं देश के लिए वो करने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए, हमारी विचार और दूर तक जाने के लिए राजनीति करते हैं। इसके लिए विनोद तावड़े जी, आपने नाम दिया, नितिन जी, गडकरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, देवेंद्र जी, एक तीनों बहुत बड़े चेहरे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं आज अलग अलग स्तर पर। नितिन जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाकर महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। विनोद जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, बहुत बड़ी पोस्ट है, पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं। देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र के भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तीनों दिग्गज है और तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मा विष्णु महेश है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था आज कि जो चुनाव के बाद क्या होगा, कौन चेहरा बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी नंबर आएगी, क्या होगा, क्योंकि अजित पवार को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम रूबरू थे अवधूत वाघ जी के साथ, जो महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य प्रवक्ता हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और भी कुछ चीज़ें रहे तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए कि कुछ सवाल आप भी करते हैं तो हम उसके ऊपर आगे भी रूबरू होते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, आपने बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको समय दिया। अच्छा लगा आपसे बात। हम आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव का माहौल है, तो काफ़ी चीज़ें जैसे सवाल आते रहेंगे, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।